नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल केशव कश्यप ऑफिशियल पर। सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। साथियों, आज हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए प्रैक्टिस सेट 9। ये 30 क्वेश्चन इसमें होंगे सीडीपी के, जो कोई आगामी सीटेट परीक्षा को देखकर चलाया जा रहा है। ये पेडागोजी सीरीज है। इसमें डेली 30 क्वेश्चंस कराए जाते हैं सीडीपी के, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले सीटेट के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, निश्चित ही आप सबों को इससे फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में शिक्षार्थियों को एकाग्र करने में सहायक व्यक्तिगत कारक है। भिन्न भिन्न प्रकार के वस्त्र, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास, और शिक्षक का सुव्यवस्थित भाषण, और शिक्षक का जोरदार आवाज़। तो देखिए, जब तक हम क्रियोसिटी बच्चों में नहीं जगाते हैं तब तक उसका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो क्रियोसिटी जगाएंगे बच्चों, शिक्षार्थियों में जिज्ञासा का विकास करेंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, किसी बालक के व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा व्यवहार उत्तम है। जब बालक के सम्मुख अनेक प्रेरक हों तो उनमें से कुछ अधिगम प्रभावी होते हैं। प्रत्येक बालक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अधिक से अधिक प्रयास करता है। जब बालक के सम्मुख अनेक लक्ष्य हों तो उसके लिए सभी लक्ष्य समान होते हैं और उपरोक्त सभी। देखिए, क्वेश्चन कहता है क्या, व्यवहार के निर्धारण के संदर्भ में क्या सही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर, जब ऑप्शन नंबर 1, जब बालक के सम्मुख उनके प्रेरक हों तो उनमें कुछ अधिक प्रभावी होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो क्या हो जाएगा साथियों इसका आंसर, देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, कोहल वर्ग ने दिया है स्टेज 0, स्टेज 1 और स्टेज 2, कुल मिलाकर 3 नैतिक अवस्था कोहल वर्ग ने बताया है। ठीक है, इसको याद रखना है आपको, स्टेज 0, स्टेज 1 और स्टेज 2, और ये किसने दिया है, कोहल वर्ग ने दिया है। ठीक है, एक अध्यापक को महत्व देना चाहिए। देखिए, पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों को, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को, अनुसूचित जातों के छात्रों को, और सभी को समान रूप से। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन कब आया था, तो ये भी याद रखिए आप, 2005 में आया था। ठीक है, और ये कहता है कि सभी को एक समान क्या हम लोग अवसर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है, इसको महत्व देंगे। शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। शिक्षक अपने विद्यालय को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, और शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। देखिए, व्यक्तित्व के विकास का ही हम लोग क्या करेंगे, महत्व देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए नेक्स्ट है, बालक के समाजीकरण में अध्यापक की भूमिका को निर्देशित नहीं करता है। कौन निर्देशित नहीं करता है, वह शिक्षा के दौर बच्चे में सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य पैदा करता है, और जो समाज एवं संस्कृति में मान्य होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक बालक को माता पिता से दूर रखता है। तीसरा है, वह स्कूल में खेल प्रक्रिया द्वारा सहयोग, अनुशासन, सामूहिक कार्य आदि सिखाकर समाजीकरण करता है। देखिए, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, क्या पूछा गया है, देखिए साथियों, पूछा गया है नहीं करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आंसर करना है। ठीक है, और फोर्थ है, वह स्कूल के विभिन्न समाजीकरण योजनाओं के द्वारा बालक को सामूहिक क्रियाओं के सक्रिय रूप से भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। देखिए, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखिए, ये भी सही है, ये होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा, ये नहीं होगा। समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करने के लिए शिक्षक माता पिता से दूर रखता है। ये काफ़ी बेतुका बात है, ऐसा नहीं होता है रियलिटी में। नेक्स्ट चलते हैं, मीरा का अपनी सहेलियों में व्यक्तिगत एवं सामाजिक संयोजन सबसे श्रेष्ठ है। ओके,
आपके अनुसार इसका कारण क्या हो सकता है? देखिए, मीरा बहुत अमीर घर से संबंध रखती है, मीरा की माँ विद्यालय की प्रधानाचार्य है, बहुत होशियार है और मीरा की भाषा बहुत आकर्षक है। देखिए, धनी होने से इसका ये मतलब नहीं कि सब कोई आपके दोस्त ही हो। प्रधानाचार्य अगर माँ है तो भी ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? और बहुत होशियार है तब भी ऐसा नहीं हो सकता है कि सभी आपके दोस्त हो, ठीक है? और सबके साथ समायोजन आपका क्या हो, सही हो। आपकी भाषा बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, तभी लोग आपके तरह खींचे चले आते हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है? 8वां, छात्र एवं छात्राओं के बीच लैंगिक प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त उपाय नहीं है। छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना चाहिए, ठीक है? छात्राओं को छात्रों के समान, देखिए उपाय नहीं है तो ये उपाय है देना चाहिए, अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता उपलब्ध कराना चाहिए। अब 2 वर्गों में देखिए यही नहीं करना है हमको, सेग्रीग्रेट बिल्कुल बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच सेग्रीग्रेट तो बिल्कुल करना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वंशानुक्रम को व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण बताया है? मन ने, स्किनर ने, क्रो एंड क्रो ने और टाइलर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मन ने व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशानुक्रम को बताया है, ठीक है? नेक्स्ट है, वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है परंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं कहलाता है, ठीक है? विद्यालय आधारित आकलन, निरीक्षण, व्यापक आकलन, अवलोकन। तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय आधारित आकलन, ठीक है? देखिए, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है पूछ रहा है। सॉरी, अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तर पर समस्या को समझाना और शिक्षार्थियों का भाषण कौशल और समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। कह रहा है कि क्षमता का आकलन किससे संभव नहीं है, ये पूछ रहा है। तो क्या आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों का भाषा कौशल से हम लोग उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? ओके, देखिए, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, विद्यालयों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सभी उपरोक्त सभी, पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, ठीक। कक्ष में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए क्या पूछ रहा है, असत्य है, तो इस हिसाब से आप लोग आंसर करेंगे कि पूछ क्या रहा है, असत्य है, ठीक है? देखिए, ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचि को उत्तेजित करते हैं। इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, ठीक है? ये सामग्रियाँ मंदबुद्धि शिक्षार्थियों के अधिगम को सुलभ बनाती है और इन सामग्रियों का प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए सहायता देता है हमको, ये बात पता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, इन सामग्रियों को कक्षीय शिक्षण के संदर्भ में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, ठीक है? 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पिछड़े बालक की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? विशेषता नहीं है। अपनी आयु वर्ग के अन्य छात्रों की अपेक्षा बहुत कम शैक्षिक उपलब्धि, पिछड़ेपन के कारण शारीरिक, मानसिक या परिवेश जनित इनका मस्तिष्क और बुद्धि का विकास कम है, विशेष स्कूल एवं कक्षाओं की व्यवस्था, ठीक है? पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए इसका क्या हो जाता है आंसर? सही आंसर हो जाएगा इनका मस्तिष्क और विकास कम है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल विशेषता नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? बालक को सोचने की योग्यता सफल जीवन जीने के लिए आवश्यक है, निम्नलिखित में से किसका मत है? पियाजे का, स्किनर का, क्रो एंड क्रो का और पावलव का। तो क्या हो जाएगा सही आंसर साथियों? ये क्रो एंड क्रो का ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, स्कूलन है
एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें चेतन रूप से मूल्य, ज्ञान तथा कौशलों को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। ठीक है। दूसरा है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, स्कूलन, और इसके अंतर्गत ज्ञान, अनुभव, कौशल एवं अभिवृत्तियाँ सभी कुछ आते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास अथवा अनुभव के आधार पर व्यवहार में परिवर्तन संभव है। एक ऐसी प्रक्रिया है जिनका उपयोग मानव व्यवहार में अभीष्ट परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेतन रूप से मूल्य, ज्ञान तथा कौशल को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति की रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। इसी को कहते हैं स्कूलन। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सतत, देखिए कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात हो रही है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को निर्देश नहीं देता है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। देखिए इसका ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। देखिए यहाँ कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव मूल्यांकन का बात है, CCE का बात हो रहा है यहाँ पे। कंटिन्यू और कॉम्प्रिहेंसिव ये लगातार चलते रहता है साथ साथ ही, ठीक है, ना कि शिक्षा प्राप्ति के बाद होता है। ठीक है, शिक्षा प्राप्ति के बाद सबमेटिव असेसमेंट किया जाता है साथियों, ठीक है, ना कि कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका सीधा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कोई बच्चा अपनी समस्या स्वयं हल कर लेता है तब आप बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, पुरस्कृत करेंगे, दंडित करेंगे, और ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे या मना करेंगे। ठीक है, तो 18 का क्या आंसर हो जाएगा, उसको पुरस्कृत करेंगे। छोटा मोटा जैसे हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो क्या लिख देते हैं, अगर सब कुछ सही सही वेरी गुड, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से प्रोत्साहित कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों को सहायता करता है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत और अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत क्या करता है, शिक्षकों की सहायता करता है छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप या दिशा प्रदान करने में। ठीक, देखिए 20 है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है, वुडवर्थ का है, जर्सील का है, और ड्रेवर का है, स्किनर का है? तो सही आंसर हो जाएगा, ये कथन किसका है, वुडवर्थ साहब का है। एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए आप एक फ्यूचर के शिक्षक हैं, आप सामाजिक शिक्षण को महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? ठीक है, आपको यही बताना है। बच्चे में समाजीकरण में सहायक है, बच्चे को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है, सबसे आसान शिक्षण है, इनमें से कोई नहीं है। देखिए क्यों मानते हैं हम लोग, बच्चे के समाजीकरण में यह सहायक होता है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप अपनी कक्षा के बच्चे को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे। देखिए दंड हम लोग दे नहीं सकते हैं साथियों। ठीक है, बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व और विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। ये तो ठीक लग रहा है कुछ, देखते हैं आगे। ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे। देखिए ये तीनों ऑप्शन पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें से ज़्यादा पॉजिटिव जो लगेगा वही आंसर इसका होगा। तो ज़्यादा पॉजिटिव क्या है साथियों, देखिए पुरस्कृत करेंगे। ठीक है, बच्चे को थोड़ा पुरस्कृत करेंगे तो सामने वाला भी जब बच्चा देखेगा कि हाँ सर ने जब वो सच बोल रहा है तो उसको क्या शाबाशी दे रहे हैं, चॉकलेट दे रहे हैं, तो हम भी सच बोलें, और सच बोलने के लिए बच्चा क्या होगा, प्रेरित होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। ठीक है, मानव विकास के संदर्भ में पुनर्वलन का सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट प्रिंसिपल के बारे में बोल रहा है, निम्नलिखित में किसने प्रतिपादित किया है? देखिए वंडूरा और वाल्टर्स ने, पियाजे और मिलर ने, और डोलार्ड और मिलर ने, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगर ये सिद्धांत आपने पढ़ा है, ठीक है, तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? पुनर्वलन का सिद्धांत साथियों ऑप्शन नंबर 1 डोलार्ड और मिलर ने दिया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्दों को परिभाषित किया है? देखिए किसके बारे में पूछ रहा है कि आईक्यू को डिफाइन सबसे पहले किसने किया? आईक्यू का फॉर्मूला बताए थे साथियों,
मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज और मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो IQ को सबसे प्रथम, एक मिनट रुक जाइए, तो सबसे पहले प्रतिपादित किया है, देखिए कैटिल ने, बीने ने, स्पेयरमैन ने और स्टर्न ने। तो सबसे पहले जो जिन्होंने प्रतिपादित किया है वो है स्टर्न ने। ठीक है, और बाद में इसी चीज़ को फिर से बीने साहब ने भी बताया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 4। लेकिन बीने साहब ने बाद में बताया है। ठीक है, पहले स्टर्न ने बताया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। वैगोत्स्की के अनुसार, ठीक है, खेल बालक के विकास को ठीक किस रूप से प्रभावित नहीं करता है। खेल बालक में निकट विकास क्षेत्र ZPD का निर्माण, तो ZPD से यहाँ क्या मतलब है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का निर्माण कर उनका समाजीकरण करता। देखिए ये तो ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ नहीं करता है, बोल रहा है खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है, खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से जोड़ता है, और खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। इसमें सबसे गलत ऑप्शन जो है वो आपको चूज करना है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसे कहा जाता है। देखिए सामाजिक समायोजन का कठिन काल किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन है किशोरावस्था को, बाल्यावस्था के बाद के चरण को, पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों को संदर्भ में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों और लड़का में क्या होता है, सामाजिकरण समायोजन में कठिनाई महसूस होता है, इसलिए कठिन काल। स्ट्रेस पूछे और स्टॉर्म की अवस्था किसको कहते हैं, तो ये होगा किशोरावस्था को, याद रखिएगा। तूफान, ठीक है, तूफान का काल किसे कहा जाता है, तो किशोरावस्था को कहा जाता है। और आपसे पूछे शर्म और प्राउड का काल किसे कहते हैं, तो इसको कहते हैं बाल्यावस्था को ये कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन सम्मिलित करती है, समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है किसको। देखिए केवल वाला तो ऑप्शन पूरा आप काट दीजिए, ठीक है, केवल नहीं, क्योंकि ये सभी के शिक्षा की बात करता है, सामान्य लोगों के भी और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों, यानी कि हैंडीकैप्ड भी हो या मंदबुद्धि का भी बालक हो या फिर सामान्य बालक हो, इंटेलिजेंट बालक हो, एवरेज बालक हो, सबको एक साथ लेके चलने की बात कौन करता है, NCF करता है। और 2000 इंक्लूसिव एजुकेशन करता है, जो कि 2005 में आया था। नेक्स्ट है भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अशक्तता को क्या कहा जाता है, जो सामान्यतः मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति से उत्पन्न होता है। देखिए भाषा एवं संप्रेषण यानी बोलने में ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं ये पठन विकार है। ठीक है, डिसकैलकुलिया आपको बताए थे, कैलकुलेशन से संबंधित है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित है, डिसलेक्सिया को कहा जाता है पठन विकार। ठीक है, भाषा संप्रेषण में इसको क्या होता है, कठिनाई होता है। कैसे, वॉज को ये क्या पढ़ देगा, 100 पढ़ देगा। ठीक है, वॉज को 100 पढ़ देगा, इस तरह से ये उल्टा पढ़ता है, जिससे ये कठिनाई होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया। ठीक है, देखिए पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, तार्किक चिंतन बोल रहा है कि कब करना। देखिए पियाजे ने 4 अवस्था दिया है, कौन कौन सा, रोज बता रहा हूं मैं आपको। SPCF से हम लोगों ने याद किया है, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो ये कब होता है, 0 से 2 यानी जन्म से 2 वर्ष बोल सकते हैं। प्री ऑपरेशनल कब आता है साथियों, 2 से 6 वर्ष तक बोल सकते हैं। ठीक है, और कॉन्क्रीट कब होता है, 7 से 11 वर्ष होता है। और फॉर्मल स्टेज कब कहा जाता है, 11 प्लस को फॉर्मल स्टेज कहा जाता है। तार्किक चिंतन कब आता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो तार्किक क्वेश्चन साथियों याद रखिएगा,
ये होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कॉन्क्रीट 7 से 11 के अवस्था को क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। तो इसी में क्या आता है? आप तार्किक चिंतन करने लग जाते हैं, ठीक है। और संवेदी पूरक में आप सेंस से ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। सबसे ज़्यादा भाषा विकास का काल अगर किसी को कहा जाता है तो सेंसरी मोटर स्टेज को कहा जाता है, ठीक है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग कब आता है? तो ऑप्शन नंबर 1 उसका हो जाता है। अगर पूछा जाता है हाइपोथेटिकल रीजनिंग कब विकसित होता है, तो औपचारिक यानी फॉर्मल में हो जाएगा। नेक्स्ट, और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। आप कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। क्या मैं थोड़ा सा भी आप लोगों का मदद कर पा रहा हूँ तो मुझे भी खुशी होगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्रत्येक दिन आपको अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा आपके बीच, और जिससे कि आपको भी फ़ायदा हो और थोड़ा ना थोड़ा ज़रूर आपको आपके आने वाले आगामी सीटेट के परीक्षा में हेल्प मिल पाए। तो लास्ट क्वेश्चन है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है। महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग, देखिए इससे मतलब नहीं होता है। सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, और लास्ट है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो कहता है विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर के बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, क्या विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने के लिए सबसे जो बेहतर तरीका है उसके बारे में हमें बताना है। इसका जो सबसे बेहतर तरीका है साथियों, अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का जो उपयोग होगा, ठीक है, ये सबसे बेहतर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। साथियों, वीडियो के अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने अपने स्टडी ग्रुप में, और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए हो तो, ठीक है। निश्चित ही आपको ये हेल्प करेगा। पूरा सीरीज़ देख के जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।